नमस्कार दोस्तों, सीईटी एग्ज़ाम के प्रश्नों की इस सूची में और इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब हम सीईटी 10+2 24/10/2024 को शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर हुआ है उस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये आपको सभी को पता होगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंचा है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 या फिर 1727। दोनों कथन बिल्कुल राइट है। तो 1722 और 1727 मीटर है। अरावली का विस्तार मैंने पहले भी बताया था आपको। अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है और गुरु शिखर से लेकर के उत्तर पूर्व खेतड़ी क्षेत्र तक माना गया है। ठीक है, उत्तर पूर्व से लेकर के तो दक्षिण पश्चिम में तो गुरु शिखर से लेकर के उत्तर पूर्व में खेतड़ी क्षेत्र तक माना गया है। बाकी इसका जो प्रसार है वो किस प्रकार से है? इसका जो प्रसार है इस प्रकार से है। तो उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से लेकर के पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी। आगे देखो, दिलवाड़ा की बात करें। दिलवाड़ा माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के कारण जाना जाता है। यह अरावली क्षेत्र में अवश्य है, लेकिन अरावली की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश, अगर बात करें किसकी? ऋषिकेश, तो ऋषिकेश राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी नहीं है। और अगर बात करें किसकी? चोटी की, तो यदि अपन बात कर लेते हैं दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में किसके लिए प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी नहीं है। तो दिलवाड़ा की यदि बात की कर ही लेते हैं तो दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1442 मीटर। 1442 मीटर किसकी ऊंचाई है? दिलवाड़ा की। ठीक है, दिलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये कौन से नंबर की है? तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें किसकी? दूसरी की, तो दूसरे नंबर की जो चोटी है वो कौन सी है? शेर जो चोटी है वो भी सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597, मतलब 1600 नहीं हो पाई है। 3 कम 1600, ऐसे ध्यान रख ले। 1597 जो है शेर की ऊंचाई है। और इसी प्रकार से यदि आगे बढ़े तो अपन बात कर सकते हैं जरगा की। तो जरगा कहाँ पर है? जरगा जो चोटी है वो उदयपुर में स्थित है। तो जरगा की जो ऊंचाई है वो जरगा की ऊंचाई जो उदयपुर में है 1431 जरगा की ऊंचाई है। और अचलगढ़ की बात कर ले तो अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में है। तो अचलगढ़ की यदि बात करें तो अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में है। तो अचलगढ़ कितने ऊंचाई पर है? 1380 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, और अब अपने जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश भी कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। और सिरोही में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 1017 मीटर। 1017 मीटर ऋषिकेश की ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ऋषिकेश राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी नहीं है, मुख्यतः तो उत्तराखंड के ऋषिकेश से संबंधित है। और ऋषिकेश जो है अपने राजस्थान में भी है। शेर अरावली क्षेत्र की एक पर्वतीय चोटी है, लेकिन इसकी ऊंचाई गुरु शिखर से कम है। और गुरु शिखर से कितनी कम है? 1597। कितनी कम है? 1597 मीटर है इसकी। और गुरु शिखर की तो 1722 या 1727 है। आगे चलो, सालार वन के बारे में सबसे असत्य कथन चुनिए। सबसे गलत कथन चुनना है। सालार के वनों के बारे में असत्य कथन चुनना है। देखो, सालार वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को सालार वन कहा जाता है। ये तो बिल्कुल कथन सही है। जिन क्षेत्रों में सालार वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे तो वहाँ की वनस्पति को सालार वनस्पति कहा जाएगा। एकदम सही बात है। नेक्स्ट, ढोक है ना, ढोक कथीरा जिसको कहा जाता है ढोक के वन या ढोक कथीरा और धावड़ सालार वन की प्रमुख वृक्ष है। अगर इसकी बात करें तो ये जरूर कह सकते हैं अपन ढोक कथीरा या धावड़ सालार वन के प्रमुख वृक्ष है। तो ढोक और
धावड़ा राजस्थान के शुष्क पर्णपाती कौन से वनों में आते हैं? शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष हैं ढोक और धावड़। इसलिए इन्हें कौन से वन कहा जाता है? सालार के वन के संदर्भ में समझना बिल्कुल उपयोगी है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो शुष्क पर्णपाती के अंतर्गत आएगा ढोक और धावड़ा। ठीक विशेष रूप से सिर्फ सालार वनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है टीक, मारवाड़ का टीक। ठीक नहीं है, ये क्या है? टीक। तो टीक जो है विशेष रूप से सालार वनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो तीसरा कथन ये कह रहा है। तो ये कथन बिल्कुल क्या है? असत्य है, क्योंकि किसी भी वृक्ष को केवल एक ही प्रकार का वन करना सीमित नहीं किया जा सकता है। तो सालार के वनों में थोड़ी पाया जाता है टीक, और जगह भी पाया जाता है। इस वजह से टीक सालार वन का ऐसा विशिष्ट प्रमुख वृक्ष नहीं। ये प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक जगह नहीं पाया जाता, अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। सालार वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों में, अरावली और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शुष्क वन पाए जाते हैं, इसलिए यह कथन भी स्वीकार्य है। तो टीक जो है हर जगह पाया जाएगा, यही कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी के संबंध में दिए गए कथनों का सही विकल्प चुनना है, बिल्कुल राइट वाला विकल्प चुनना है। काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी कि जो हाड़ौती जो संभाग है उसमें पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु कैल्शियम की क्या होती है? कमी होती है। ये दो कथन है। तो कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कथन 1 क्या है? गलत नहीं है, मतलब कथन 1 तो बिल्कुल सही है। ये कथन 1 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में काली मिट्टी प्रमुख रूप से मिलती है, इसलिए ये विकल्प गलत नहीं है। तो सही विकल्प चुनना है ना, तो ये यहाँ पे गलत आ गया। ये विकल्प तो बिल्कुल क्या है? सही है। उसके बाद बी आता है। बी कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। अच्छा, इसमें तो ये पूछा गया है दोनों कथन, फर्स्ट वाले में क्या है? दोनों कथन असत्य है, तो ये कथन तो राइट है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरे वाले में कथन 1 सत्य है किंतु कथन भी असत्य है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या पूछा है? कथन 1 सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। तो जो है कथन 1 सही है, काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र हाड़ौती है। सेकंड कथन गलत है, क्योंकि काली मिट्टी में सामान्यतः नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। अतः दोनों कथनों में से केवल पहला सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है। तो बी कथन कह रहा है कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दोनों कथनों में केवल कौन सा सही है? पहला सही है। कथन 1 असत्य है किंतु, तो एक तो असत्य हो ही नहीं सकता, दोनों सत्य हो ही नहीं सकते। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर बी, उत्तर नंबर बी हो जाएगा। कथन 1 सत्य है किंतु सेकंड कथन असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि काली मिट्टी में सामान्यतः नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर लिखा हुआ था जो है काली मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है। तो ये कथन गलत है, पर्याप्त नहीं होती, कमी पाई जाती, कमी पाई जाती है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं RSSB बोर्ड के द्वारा नए ट्रेंड के अनुसार, तो विशेष ध्यान दें इस प्रकार के प्रश्नों पर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो काली सिंध की यदि बात करें तो काली सिंध चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बहती है, लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी नहीं है। पार्वती की बात करें, पार्वती भी चंबल नदी तंत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो चंबल से कम है। ठीक है। चंबल की बात करें, चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, धार से, जाना पाव की पहाड़ियों से। तो मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उससे गुजरती है, और आगे किसमें मिल जाती है? उत्तर प्रदेश यमुना में मिल जाती है। राजस्थान के वन विभाग भी चंबल घाटी को राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी में शामिल करता है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? चंबल नदी।
मानसी और वाकल। तो मानसी स्थानीय नदी जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो चंबल से तो बहुत कम लंबाई है इसकी। तो परीक्षा ट्रिक देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बनास। पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली, पूरी तरह से राजस्थान में केवल एक ही नदी बहती है, कौन सी? बनास। तो बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है और नॉर्मली सबसे लंबी नदी चंबल मानी जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो राणा प्रताप सागर की बात करें तो बिल्कुल बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। यह चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में महत्वपूर्ण जल परियोजना है। कोटा बैराज सिर्फ सिंचाई के लिए बनाया गया था। तो कोटा बैराज भी किस पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। सिंचाई व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई के लिए बनाया गया कोटा बैराज। नेक्स्ट, रामगढ़ बांध चंबल नदी पर नहीं है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी नदी प्रणाली से संबंधित बांध है, इसलिए यही सही विकल्प है। तो ये नहीं बन रहा, चंबल नदी पर यह नहीं बन रहा, इस वजह से यही सही विकल्प है। गांधी सागर बांध सबसे पहले बनाया गया था। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना का प्रमुख बांध है गांधी सागर बांध। नेक्स्ट, आगे बढ़े। सही उत्तर रामगढ़ बांध। खेड़ली बांसियाल संरक्षण रिजर्व राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो खेड़ली बांसियाल संरक्षण रिजर्व राजस्थान में कहाँ स्थित है? कोटा की बात करें तो कोटा चंबल नदी मुकुंदरा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खेड़ली बांसियाल संरक्षण रिजर्व कोटा में तो नहीं है। तो कोटा में तो नहीं है। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में कई वन और संरक्षण क्षेत्र है, लेकिन यह रिजर्व भीलवाड़ा में भी नहीं है। अजमेर की बात करें, अजमेर अरावली क्षेत्र में स्थित है और अनेक प्राकृतिक क्षेत्र रखता है, लेकिन यह संरक्षण रिजर्व अजमेर में भी नहीं है। कौन सा? खेड़ली बांसियाल जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है वो कोटा में नहीं है, भीलवाड़ा में भी नहीं है, अजमेर में भी नहीं है। तो कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो खेड़ली बांसियाल जो क्षेत्र है वो झुंझुनू जिले से संबंधित संरक्षण क्षेत्र है। राजस्थान के वन विभाग की सूची में बांसियाल खेड़ली संरक्षण रिजर्व का आधिकारिक उल्लेख मिलता है। राजस्थान वन विभाग की जो सूची है उसमें खेड़ली बांसियाल जो क्षेत्र है वो झुंझुनू क्षेत्र में इसका आधिकारिक उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सरिस्का अलवर दर्रा कोटा और माउंट आबू सिरोही केवलादेव भरतपुर। तो सरिस्का अलवर दर्रा कोटा मुकुंदरा दर्रा कोटा माउंट आबू सिरोही केवलादेव करौली। ठीक है, ये हो जाएगी। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। ठीक है, भरतपुर में स्थित है और यह राजस्थान का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। प्रवासी पक्षियों के लिए साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर चंबल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर नहीं है। तो उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। बूंदी की बात करें, बूंदी वन और अरावली क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो भरतपुर हो जाएगा, केवलादेव भरतपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता का दर सबसे कम था? तो सबसे ज़्यादा कोटा में था, फिर जयपुर में था। सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम जैसलमेर में था। जैसलमेर के बाद कहाँ पे आगे? जालौर में। देखो, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की साक्षरता दर राजस्थान के न्यूनतम स्तर पर नहीं थी। बीकानेर की बात करें, साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन सबसे कम भी नहीं थी। जयपुर की बात करें, जयपुर राजस्थान के अधिकतर साक्षर जिलों में शामिल था, 75.5%। कोटा 76.6%। जालौर की बात करें तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जालौर की साक्षरता दर राजस्थान में सबसे कम थी। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा जालौर। नेक्स्ट, CET 10+2 24/10/2024 शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरियाणा के साथ जो जिला नहीं टच नहीं है वो वाला बता रहे। अरावली क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के किस साइड पे है? उत्तरी पूर्वी और उत्तर पूर्व की तरफ कौन है? हरियाणा। तो इधर तो करता ही है और इसका प्रभाव जो है हरियाणा सीमा के निकट भी मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, इसके पश्चात बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये वाला जो क्षेत्र है बता दो आपको कौन सा वाला क्षेत्र? ये वाला
ये राजस्थान का मैप है। और ये इधर तो कौन सा है, दक्षिणी, और ये पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी जो क्षेत्र है मुख्यतः कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र से संबंधित है। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। हरियाणा से क्या नहीं बनाता, सीमा नहीं बनाता। पंजाब हरियाणा तो यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो ये सीमा नहीं बनाता, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अर्ध शुष्क, राजस्थान का अर्ध शुष्क क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य भागों में स्थित है। तो इसका संबंध हरियाणा से है। पूर्वी मैदान प्रदेश राजस्थान के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है और हरियाणा की सीमा के साथ निकट संबंध बनाता है। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है कोटा बारा बूंदी झालावाड़ वाला, तो ये राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है। अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र। तो पहला है जैसलमेर। तो जैसलमेर थार का मरुस्थल का प्रमुख जिला है। यहाँ पर विशाल रेतीले क्षेत्र और बालू का स्तूप मिलते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू के कुछ भागों में अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्र की सूची में शामिल होना माना जाता है। तो ध्यान रखें, राजस्थान का कौन सा भाग भारत के अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो झुंझुनू के जो कुछ भाग है वह अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्र की सूची में शामिल माने जाते हैं। उसके पश्चात है तो उत्तर हो जाएगा झुंझुनू। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर दक्षिण राजस्थान की अरावली और अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में है। यह अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्र की सूची में शामिल कौन सा हो जाएगा, झुंझुनू, ठीक है। जोधपुर की बात करें, जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में स्थित है और मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। जोधपुर किससे है, पश्चिमी राजस्थान में स्थित है और मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। तो राजस्थान का कौन सा भाग क्या नहीं है, यूँ पूछ रही है, नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रही है, नहीं है। तो जैसलमेर भी है मरुस्थल में, झुंझुनू भी है, ठीक है। उसके पश्चात बात करें जोधपुर भी मरुस्थल में आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें उदयपुर, तो उदयपुर नहीं है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सही उत्तर उदयपुर नहीं है। झीलों का सही मिलान कीजिए। जैसमंद झील उदयपुर के निकट स्थित है। राजस्थान की प्रसिद्ध सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील है। कौन सी झील, जैसमंद झील, ठीक है। राम प्यारी टापू वगैरह सब यहाँ पर बने हुए हैं, बाबा का भांगड़ा, ये सब। जैसमंद झील सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों के अंतर्गत आती है। सबसे बड़ी मीठे के पानी की झील है सांबर झील जयपुर क्षेत्र के निकट प्रसिद्ध खारे पानी की झील है, ठीक है। तो जयपुर में, जैसमंद उदयपुर में है और सांबर झील जयपुर में। डिडवाना नागौर में स्थित है। पचभद्रा कहाँ पर है, बाड़मेर में है। पचभद्रा कहाँ पर है, बाड़मेर में। तो क्रम देख सकते हैं अपन, डायरेक्ट देख लें। तो जैसमंद जो झील है वो तो कहाँ पर है, जैसमंद उदयपुर, सांबर झील जयपुर, डिडवाना नागौर, पचभद्रा बाड़मेर। डायरेक्ट देखिए, मिलान आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है। प्राकृतिक गैस की बात कर रही है, ठीक है, गैस की। बीकानेर शुष्क क्षेत्र जो है वहाँ पर तो ऊर्जा और खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन रामगढ़ ताप संयंत्र यहाँ पर स्थित नहीं है। रामगढ़ ताप संयंत्र की बात कर रहा है। तो रामगढ़ ताप संयंत्र, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में तो नहीं है क्योंकि वहाँ ऊर्जा और खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इस क्षेत्र वहाँ पर नहीं है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख शहर है और खनिज और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, लेकिन रामगढ़ ताप संयंत्र यहाँ पर भी नहीं है। भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग और खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन रामगढ़ गैस आधारित उद्योग ताप संयंत्र यहाँ नहीं है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर रामगढ़ ताप विद्युत परियोजना जैसलमेर जिले में स्थित है। रामगढ़ ताप विद्युत परियोजना जैसलमेर जिले में स्थित है और प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत उत्पादन से संबंधित है। प्राकृतिक जो गैस है उस आधारित विद्युत उत्पादन से, तो इसका उत्पादन होता है विद्युत उत्पादन से संबंधित है। जैसलमेर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस संसाधनों के कारण गैस आधारित बिजली उत्पादन का महत्व है। तो उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। तो ताप विद्युत परियोजना, रामगढ़ ताप विद्युत परियोजना जैसलमेर,
रामगढ़ ताप विद्युत परियोजना जैसलमेर, प्राकृतिक गैस पर आधारित। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी में है। तो भरतपुर का प्रमुख संरक्षित क्षेत्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। बूंदी की बात करें तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी जिले में स्थित है। यह अरावली और चंबल क्षेत्र की जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर की बात करें तो जयपुर के आसपास नाहरगढ़ और अन्य वन क्षेत्र है, लेकिन रामगढ़ विषधारी तो कहाँ पर है? बूंदी में। चूरू की बात करें, चूरू मरुस्थल क्षेत्र का हिस्सा है। रामगढ़ विषधारी यहाँ स्थित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी बूंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक था? लिंगानुपात की बात करें तो यदि अपन बात करें लिंगानुपात की, तो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक नहीं था। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बीकानेर का तो नहीं था। ठीक है, जयपुर की बात करें, जयपुर की जनसंख्या क्या थी? जयपुर की जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन जो लिंगानुपात है उस मामले में शीर्ष पर नहीं है, जयपुर भी नहीं है। अलवर की बात करें तो अलवर का लिंगानुपात अपेक्षाकृत अच्छा रहता है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक नहीं था। अब बात करते हैं किसकी? डूंगरपुर की। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो 2011 की जनगणना में डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है, डूंगरपुर का लिंगानुपात वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा था। दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय कौन से जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं की जो जनसंख्या है उसके के अनुपात से अपेक्षाकृत क्या रहा? अधिक रहा। महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में अपेक्षाकृत यहाँ का जो लिंगानुपात था वो बहुत ज़्यादा रहा। तो सर्वाधिक कहाँ का आ जाएगा? डूंगरपुर। कहाँ का आ जाएगा? डूंगरपुर। परीक्षा के लिए सुपर रिविजन देखिए, तथ्य याद रखें। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, और कह सकते हैं पूर्णतः बहने वाली बनास, राजस्थान में बहने वाली बनास। चंबल पर बांध राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और गांधी सागर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। रामगढ़ बांध जैसलमेर, अच्छा रामगढ़ बांध तो है नहीं, चंबल नदी पर बना हुआ। ठीक है, चंबल पर नहीं है रामगढ़ बांध। खेड़ली बांसियाल संरक्षण जो रिजर्व है वह झुंझुनू में है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। 2011 में न्यूनतम साक्षरता कहाँ की थी? जालोर की। 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का था। जैसमंद झील उदयपुर में स्थित है। सांबर जयपुर क्षेत्र में आता है। डिडवाना नागौर में आती है। पचभद्रा जो झील है बाड़मेर में है। रामगढ़ ताप संयंत्र जैसलमेर में है। रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है बूंदी में। इसके पश्चात हम हल करने जा रहे हैं 7/1/2023 शिफ्ट फर्स्ट में जो भूगोल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन आए हुए प्रश्नों की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रही है? सही सुमेलित नहीं है, कौन सी गलत है? भोरहाट का पठार, बिल्कुल भोरहाट का पठार एकदम सही है। कोगो कैसे याद रखना है? कोगो से। भोरहाट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है भोरहाट का पठार। तो भोरहाट का पठार अरावली के दक्षिण भाग में स्थित है, और यह कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कहाँ से कहाँ तक है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य पठारी क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। भाकर पूर्वी सिरोही, बिल्कुल सही है। भाकर पूर्वी सिरोही में है। भाकर पूर्वी सिरोही का ऊबड़ खाबड़, भाकर क्या है? ऊबड़ खाबड़ और तीव्र ढाल वाला, ध्यान रखें क्वालिटी, इसकी क्वालिटी ध्यान रखें। भाकर या भाकर की तो पूर्वी सिरोही में स्थित है, और कैसा बना हुआ है? ऊबड़ खाबड़ और बहुत तेज ढाल वाला है। तो भाकर जो है बहुत तेज ढाल वाला और ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए ये मिलान भी बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार, आगे बात करते हैं कौन से पठार की? उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार जो है माउंट आबू जो क्षेत्र है उसके निकट है, बिल्कुल। ये राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार के भागों में से एक है। ये युग्म भी क्या है? बिल्कुल सही है। युग्म भी क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही युग्म है। आगे चलते हैं। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कहाँ पर बता रखा है? राजसमंद में, जबकि ये लसाड़िया का जो पठार है वह उदयपुर क्षेत्र में आता है, राजसमंद में नहीं आता। तो लसाड़िया का पठार जो है गलत हो जाएगा। लसाड़िया का जो पठार है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राजसमंद में नहीं आता। कहाँ पर आता है? उदयपुर में। तो लसाड़िया का जो पठार है वो उदयपुर क्षेत्र का हिस्सा है, और वर्तमान में कहाँ पर चला गया? लसाड़िया का पठार सलम्बर में चला गया।
तो सलूम्बर में स्थित है, राजसमंद में नहीं। तो यही कथन क्या हो जाएगा, गलत। और क्या पूछा गया है, गलत ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। सावन भादो की बात करें तो सावन भादो कहाँ पर स्थित है, सावन भादो बिल्कुल एकदम सही है, सावन भादो कोटा में स्थित है। सावन भादो कहाँ पर है, कोटा में स्थित है। सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। आगे देखें, परवण जो लिफ्ट सिंचाई योजना है ये गलत है, जयपुर में नहीं है ये, परवण 12 में है, ये 12 झालावाड़ से जुड़ा हुआ है। तो परवण जो लिफ्ट या परवण सिंचाई जो योजना है वो जयपुर से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है, जयपुर से संबंधित नहीं है ये। इसका संबंध दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 12 और झालावाड़ जो जिले हैं वहाँ पर परवण नदी बहती है। तो परवण लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है 12 और झालावाड़ क्षेत्र से संबंधित है। सोम कमला अम्बा कहाँ पर है, डूंगरपुर में, बिल्कुल। सोम कमला अम्बा कौन से ज़िले में परियोजना है ये, डूंगरपुर ज़िले में। तो सोम कमला अम्बा परियोजना दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है और इसका संबंध किससे है, डूंगरपुर से है। सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर, तो सोम कागदर जो परियोजना है वो कहाँ की है, बिल्कुल उदयपुर की है। सोम कागदर जो परियोजना है, सोम कागदर जो परियोजना है वो किसकी है, उदयपुर की। सोम कागदर परियोजना उदयपुर क्षेत्र की जल सिंचाई परियोजनाओं में से शामिल है। तो ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो सोम कमला अम्बा कहाँ है, डूंगरपुर में। परवण गलत हो जाएगा, परवण 12 झालावाड़। ईसरदा बांध बहुत ही सुर्खियों में रहा ये बांध। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई, कोटा बारा की बात करें तो ये तो है नहीं। कोटा बारा क्षेत्र चंबल और उसकी सहायक नदियों की परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ईसरदा बांध से इसका जो है संबंध नहीं है। झुंझुनू और बांसवाड़ा की बात करें तो ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों जिले राजस्थान के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में, तो ये तो संबंधित है नहीं। आगे चलो, टोंक और सवाई माधोपुर, हाँ ईसरदा जो बांध है वो टोंक और सवाई माधोपुर, एक तो टोंक। ईसरदा जो बांध है वो कौन सी नदी, बनास नदी। ईसरदा बांध बनास नदी पर टोंक और सवाई माधोपुर कौन कौन से ज़िले हैं, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य जलापूर्ति और पेयजल व्यवस्था को क्या करना है, मजबूत करना है, जल की आपूर्ति करना और पेयजल व्यवस्था को मजबूत करना है। झालावाड़ 12 की बात करें तो झालावाड़ 12 में तो परवण कालीसिंध कौन सी नदी बहती है, ये तो परवण नदी, एक कालीसिंध आदि नदी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ईसरदा बांध तो कहाँ पर आ जाएगा, टोंक और सवाई माधोपुर बनास नदी के तट पर। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी, तो राजस्थान राज्य जो पर्यावरण नीति थी वो 2010 में घोषित की गई थी। कब की गई थी, 2010 में। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 में घोषित की गई थी और इसका उद्देश्य राज्य की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनकी पहचान करके उनका संरक्षण करना और उनके सुधार के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। तो 2010 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति जो है 2010 में घोषित की गई थी। अगला देखो, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर कैसे मिलेगी, खस नहीं पाई जाती वहाँ पर, ठीक है। यह खस घास का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र नहीं है, तो ठीक है। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी, हाँ यहाँ पर पाई जा सकती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी कि हाड़ौती प्रदेश, तो हाड़ौती में विभिन्न प्रकार की घास और वनस्पतियाँ मिलती है, लेकिन खस घास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। अच्छा, दक्षिणी पूर्वी पूछा क्या, अच्छा पूर्वी नहीं पूछा इसने, तो दक्षिणी पूर्वी में तो नहीं मिलेगी, हाड़ौती में तो भरतपुर और टोंक वन विभाग, हाँ यहाँ पर मिल सकती है क्योंकि ये पूर्व विभाग में आ गई। तो भरतपुर और टोंक वन विभाग, खस घास मुख्यतः भरतपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर जो पूर्व विभाग है ना, ये वाला जो पूर्व विभाग है यहाँ पर जो है खस घास पाई जाती है। भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है ये वाले, तो खस घास पाई जाती है भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। इसकी जड़ों में क्या होता है, इसकी जड़ों में सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है, इसकी जड़ों से, खस घास से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है खस घास से, इसलिए प्रश्न के अनुसार यही विकल्प बिल्कुल सही है। अब आबू पर्वत की बात करें तो माउंट आबू में समृद्ध पर्वतीय वनस्पति मिलती है, खस घास नहीं है, ठीक है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो शेरगढ़ वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, तो करौली की बात करें तो करौली पूर्वी राजस्थान का महत्वपूर्ण वन और ऐतिहासिक क्षेत्र है। बूंदी की बात करें, बूंदी में रामगढ़ विषधारी जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्र है।
बारह की बात करें तो शेरगढ़ कहाँ पर है, बारह में है। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, बारह में स्थित है। और यह परवन नदी के आसपास का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का पर्यटन विभाग भी इसे बारह जिले में स्थित बताता है। तो बिल्कुल बारह में है शेरगढ़, बारह। सवाई माधोपुर का प्रमुख वन्यजीव क्षेत्र रणथंभौर है, ठीक है। तो राजस्थान के किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है, कोटा, बूंदी और बारां। तो इन जिलों में मुख्यतः काली, कोटा, बूंदी और बारां, जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें काली वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान रखें, नाम बिल्कुल ध्यान रखें, कोटा, बूंदी और बारां। तो मिट्टी से प्रश्न आना है, सीटी में आएगा फाइनल है। और एग्जाम्स में भी इन मिट्टियों से संबंधित प्रश्न एक तो पूछा ही जाता है। तो देखो, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी होती है। वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी, यानी काली मिट्टी कह दो या वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी का महत्व होता है। अतः यह समूह इंसेप्टिसोल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये तो नहीं है। अगला देखो, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर पश्चिमी मरुस्थलीय जिले, यहाँ पर शुष्क और रेतीली मिट्टियाँ प्रमुख है, एरिडोसोल्स वगैरह। एंटीसोल, एरिडोसोल पश्चिमी राजस्थान में जयपुर, दौसा और अलवर। अगर बात करें तो जयपुर, दौसा, अलवर में तो नदियाँ बहती है। तो इन जिलों में विशेष प्रकार की मिट्टियों में कौन सी मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी आती है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है, अल्फीसोल। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, रासायनिक नाम अल्फीसोल। अल्फीसोल जो मिट्टी पाई जाती है, तो इनसेप्टिसोल का संबंध इससे भी नहीं है। तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि अल्फीसोल। हाँ, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। इनसेप्टिसोल राजस्थान के अर्ध शुष्क से अपेक्षाकृत आर्द्र पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही इसके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये जैसे कि ये मैप है, तो अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है ये वाले यहाँ पर पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, इस क्षेत्र में जो इनसेप्टिसोल पाई जाती है। अपेक्षाकृत ये आर्द्र भी होते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। आर्द्र और पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर है, तो इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। आगे देखें, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में इनसेप्टिसोल पाई जाती है। राजस्थान के किन जिलों के समूह में कछारी मिट्टी पाई जाती है। कछारी मिट्टी की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर में आपको रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी। कोटा, बूंदी में बात करें तो काली मिट्टी मिलेगी। हाड़ौती क्षेत्र की अन्य मिट्टियाँ महत्वपूर्ण है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर की अगर बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दक्षिणी आदिवासी रहते हैं। तो दक्षिणी आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी मिलेगी। लाल और पीली मिट्टी मिलेगी। अन्य मिट्टियों का प्रभाव मिल सकता है। लेकिन भरतपुर, धौलपुर में जो है वो कौन सी मिट्टी मिलती है, कछारी। कछारी का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के नाम हो चुके हैं कौन कौन से, जलोढ़ मिट्टी, एक तो जलोढ़ मिट्टी होगी, एक कछारी मिट्टी होगी और एक अल्फीसोल। कौन सी हो गई, अल्फीसोल, अल्फीसोल। ठीक है, और इसका एक नाम क्या हो गया, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अल्फीसोल। जो नदी द्वारा, कौन से नदी द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं, नदी द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, कहाँ पर, भरतपुर, धौलपुर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देखें तो उत्तर हो जाएगा भरतपुर, धौलपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कछारी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कछारी मिट्टी कह दो या जलोढ़ मिट्टी कह दो। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाएगा। दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा मक्का होता है। राजस्थान में मक्का का प्रमुख उत्पादन कौन से भाग में होता है, दक्षिणी भाग में या फिर दक्षिणी पूर्वी भाग में होता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर आदि इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे देखें, मध्यवर्ती राजस्थान में मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन राज्य का सर्वाधिक पूछा है। तो उत्तर पश्चिम की बात करें, उत्तर पश्चिम में गेहूँ होता है, सरसों होता है, बाजरा हो सकता है। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको क्या मिलेगा, गेहूँ मिल सकती है, सरसों मिल सकती है, बाजरा मिल सकता है। उत्तर पश्चिम। पूर्वी राजस्थान में कृषि अच्छी होती है, लेकिन मक्का के लिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो भाग है तो अपन कह सकते हैं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, ये वाला।
ये वाला, एक तो ये दक्षिणी और एक दक्षिणी पूर्वी, अत्यधिक महत्वपूर्ण ये मक्का के लिए है। उसके बाद देखो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। उप आर्द्र की बात करें तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, तो यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नहीं है उप आर्द्र वाला। तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान ये तो नहीं है। अति शुष्क तो हो ही नहीं सकता। अति शुष्क आंशिक क्या पूछा है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है, तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र ये आईसी कृषि जलवायु क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश माना जाता है बिल्कुल, जिसको इंग्लिश में आईसी के रूप में व्यक्त किया जाता है। अति शुष्क क्या बोलेंगे, अति शुष्क आंशिक, तीन चीज़ें आएगी, अति शुष्क आंशिक यानी कि आईसी। तो अति शुष्क आंशिक कृषि जलवायु क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान के बड़े भाग में इसकी विशेषताएं मिलती है। पश्चिमी राजस्थान के बड़े भाग में आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, ये मुख्यतः उन क्षेत्रों से संबंधित है जहाँ पर नदियाँ समुद्र तक न जाकर आंतरिक बेसिनों में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो वो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, शेखावाटी वाला इलाका। ठीक है, कांटली नदी कह सकते हैं अपन। शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, तो शुष्क पश्चिमी मैदान प्रदेश यह भी राजस्थान का प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश, अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश, ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा बी, अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान चौथे स्थान पर तो नहीं है, प्रथम स्थान इस पर नहीं है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले तो किसका स्थान आता है, गुजरात का, सबसे पहला स्थान किसका है, गुजरात का, इसलिए राजस्थान प्रथम स्थान पर तो नहीं है। पहला स्थान किसका है, गुजरात का, चौथे पे भी नहीं है, तीसरे स्थान पर भी नहीं है, तो दूसरे स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, भारत में दूसरा स्थान है। राजस्थान में पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में इसका उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। तो उत्तर नंबर 2, पहला किसका आ गया, गुजरात का, दूसरा राजस्थान का। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है, तांबड़ा। तांबड़ा की बात करिए, गलत मिलान है। काला गुमान जो क्षेत्र है पन्ना एमराल्ड के लिए प्रसिद्ध है। काला गुमान जो क्षेत्र है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, काला गुमान जो क्षेत्र है वो एमराल्ड यानी कि पन्ना, पन्ना एमराल्ड, तो काला गुमान जो क्षेत्र है वह पन्ना एमराल्ड के लिए प्रसिद्ध है। तांबड़ा गार्नेट के प्रमुख क्षेत्रों से इसे नहीं जोड़ा जा सकता, तो काला गुमान के लिए तो कौन सा है, पन्ना एमराल्ड। आगे देखें, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट के लिए झामर कोटड़ा उदयपुर राजस्थान के रॉक फॉस्फेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह मिलान बिल्कुल सही है। तो तांबड़ा गलत हो जाएगा, तांबड़ा काला गुमान में तो क्या है, पन्ना है, काला गुमान में पन्ना एमराल्ड है। जामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट लो एस्क मोरिजा डाबला सिंगाना, मोरिजा डाबला सिंगाना जो है वो राजस्थान के मोरिजा डाबला सिंगाना क्षेत्र राजस्थान के लो एस्क संसाधनों से संबंधित है, अतः ये सही बिल्कुल सही है। लो एस्क के लिए मोरिजा डाबला सिंगाना एकदम सही है। मैग्नीज, मैग्नीज जो है कहाँ पर है, कालाकोटा, बिल्कुल सही बात है, मैग्नीज का है कालाकोटा, तो कालाकोटा मैग्नीज के प्रमुख खनन क्षेत्रों में शामिल है, अतः ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो तांबड़ा जो काला गुमान है ये बिल्कुल गलत है, काला गुमान का संबंध पन्ना और एमराल्ड से है। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के किस जिले में GSI 2021 के सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं, किसके मिले हैं 2021 में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, तो चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का प्रमुख चूना पत्थर और सीमेंट का औद्योगिक क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ प्रमुख चूना पत्थर और सीमेंट औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन प्रश्न में बताए गए 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार विशाल भंडार का उत्तर चित्तौड़गढ़ नहीं है। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन चूना पत्थर। तो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के बड़े भंडार मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, तो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के सबसे बड़े भंडार कहाँ पर मिले हैं, जैसलमेर में मिले हैं, इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। झालावाड़, झालावाड़ में विभिन्न खनिज संसाधन मिलते हैं,
पाली, पाली में भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो जैसलमेर हो जाएगा। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की शाही कंपनी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? अडानी हाइब्रिड एनर्जी, मतलब अडानी जो है तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी, तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी की जो शाही कंपनी है उसने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया था? तो पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया था? तो रायपुर की बात करें तो रायपुर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इस परियोजना का स्थान इसने नहीं लिया। जैसलमेर की तेज और निरंतर पवन तथा अत्यधिक सौर विकिरण की परिस्थितियों ने इसे पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा के लिए उपयुक्त बनाती है। जैसलमेर में भारत का पहला पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत का पहला पवन सौर, पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो है जैसलमेर में स्थापित किया गया था। दिल्ली बड़े पैमाने पर पवन सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल नहीं है। हैदराबाद की बात करें तो नवीनीकरण ऊर्जा गतिविधियाँ हैं, हैदराबाद में नवीनीकरण ऊर्जा गतिविधियाँ हैं, तो उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? तो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर राजस्थान का प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्र है और यहाँ पर अमर सागर जैसलमेर परियोजना भी है। बीथड़ी परियोजना का संबंध नहीं है। जोधपुरी की बात करें तो बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना फलौदी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। कहाँ पर थी बीथड़ी जो पवन ऊर्जा परियोजना थी वो कहाँ पर थी? फलौदी में। जोधपुर का जो फलौदी क्षेत्र है अब तो जिला बन चुका है, तो बीथड़ी जो पवन ऊर्जा परियोजना है वह फलौदी क्षेत्र में स्थापित की गई और उस समय जोधपुर जिले का हिस्सा था, इसलिए सीटी 2023 के संदर्भ में उत्तर क्या था? जोधपुर था। लेकिन अब आंसर आएगा तो क्या आएगा? फलौदी अलग जिला बन गया है। बीकानेर में लिग्नाइट और सौर ऊर्जा, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? लिग्नाइट और सौर ऊर्जा की विशेष भूमिका है। लेकिन बीथड़ी जो परियोजना है वो कहाँ पर है? फलौदी में। कहाँ पर है? फलौदी। बीथड़ी परियोजना फलौदी। चित्तौड़गढ़ में देवगढ़ परियोजना स्थित है। कहाँ क्या है? देवगढ़ जो परियोजना पवन ऊर्जा परियोजना है, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये महत्वपूर्ण कथन है। बीथड़ी जो है कहाँ पर है? फलौदी में। बीथड़ी परियोजना कहाँ पर है? फलौदी में। और देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना चित्तौड़गढ़। वर्तमान प्रशासनिक मानचित्र में फलौदी अलग जिला है, लेकिन 2023 के सीईटी प्रश्न में जोधपुर उत्तर था। ठीक है, फलौदी अब अलग जिला बन चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, तो अनुसूचित जनजाति का जो प्रश्न था वो कितना था? तो उत्तर हो जाएगा 2011 में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या लगभग कितनी थी? देखो, अनुसूचित जनजाति 2011 के आंकड़े के अनुसार कितनी थी? 92.39 लाख। कितनी थी? 92.39 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग कितनी थी? 13.5%। अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति कितनी है? 13.5%। और टोटल जनसंख्या कितनी थी? 92.39%। तो इसको तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे 92 और इधर 92 के बजाय क्या हो जाएगा? तो 29 के बजाय 39, या ऐसे ध्यान रख लो। 92.39%। और कुल जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? 13.5%। कुल जनसंख्या प्रतिशत का पूछा, जनसंख्या का 13.5% थी। ठीक है, 13.5% अनुसूचित जनजाति। अगर बात करें किसकी, तो अनुसूचित जनजाति की बात कर सकते हैं हम। कौन सी जनजाति? अनुसूचित, यानी कि एससी जनजाति तो कितनी थी? 13.5। 16.9% मुख्यतः राजस्थान की ग्रामीण एसटी जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? एसटी जो जनसंख्या है उसके अनुपात से संबंधित आंकड़ा है 16.9। तो एससी तो कितनी थी? 13.5, और ये कितनी है? 16.9, मतलब 3 कम, लगभग 3 ज़्यादा है एसटी। ठीक है, 13.5 तो ये थी और 16.9 एसटी थी। आगे देखें, 13.9, 5
आंसर। राजस्थान में किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? कौन कौन सी वो जिले हैं इनमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो 2011 के अनुसार इन तीन जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। ये सभी क्षेत्रफल वाली पश्चिमी, क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है इनका, क्षेत्रफल क्या है, बहुत ज़्यादा है, पश्चिमी मरुस्थलीय जिले हैं जिनका 2011 में 100 वर्ग किलोमीटर से कम था। एक तो जैसलमेर था, एक बाड़मेर था, एक बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, आगे देखें। जैसलमेर और पाली का घनत्व 100 से अधिक था। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, तो जोधपुर के बजाय बीकानेर आएगा, 100 से अधिक था इसमें भी। जैसलमेर, पाली, जोधपुर ये हो ही नहीं सकता। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? ग्रामीण लिंगानुपात पूछा जा रहा है, सबसे कम किसका था? तो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का कुल शहरी लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात पूछ रहा है तो सबसे कम अगर बात करें किसकी, शहरी का, कुल शहरी लिंगानुपात, शहरी अगर पूछ ले तो शहरी लिंगानुपात तो किसका कम रहा, जैसलमेर का। ठीक है, शहरी लिंगानुपात किसका कम रहा, जैसलमेर का। पाली की बात करें तो पाली का ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान में बहुत अच्छा था और ये ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में से था। ग्रामीण की बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका था, पाली का। और प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात तो पाली का था। और शहरी लिंगानुपात की बात करें तो जैसलमेर का था। गाँव की बात करें तो न्यूनतम नहीं था, लेकिन धौलपुर की बात करें तो 2011 में धौलपुर का जो ग्रामीण लिंगानुपात था सबसे ज़्यादा पाली का था, लेकिन धौलपुर का सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात 841 कितना था, 841, तो राजस्थान में सबसे कम था। 2011 में धौलपुर, कौन सा, धौलपुर का ग्रामीण लिंगानुपात लगभग कितना था, 841 था, जो राजस्थान में सबसे कम था। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, धौलपुर। कालागुमान और तीखी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो कालागुमान, एमराल्ड पन्ना के लिए जाने जाते हैं, पन्ना अर्थात एमराल्ड के लिए कालागुमान और तीखी क्षेत्र जाने जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र, एक तो कालागुमान और एक तीखी क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं, एमराल्ड पन्ना के लिए। कालागुमान और तीखी क्षेत्र प्रसिद्ध है। कालागुमान राजस्थान में पन्ना से संबंधित महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र है, तो उत्तर हो जाएगा एक। गार्नेट किसके लिए जाना जाता है, गार्नेट तांबा राजस्थान के अन्य खनन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, गार्नेट तांबा। कैल्साइट की बात करें, कैल्साइट के प्रमुख क्षेत्र बेल का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है, बेल का पहाड़। कैल्साइट आपको कहाँ मिलेगा, कैल्साइट आपको बेल का पहाड़ में मिलेगा। कहाँ में मिलेगा, बेल का पहाड़। तो कैल्साइट का प्रमुख क्षेत्र बेल का पहाड़ है। कैल्साइट का जो प्रमुख क्षेत्र है वह बेल का पहाड़ है। कालागुमान तीखी जो है कहाँ पर मिलेगा, एमराल्ड से संबंधित है, पन्ना से संबंधित है। घिया पत्थर की बात करें तो घिया पत्थर या सोप स्टोन भी जिसको कहा जाता है, घिया पत्थर का मतलब क्या होता है, सोप स्टोन। घिया पत्थर यानी कि सोप स्टोन के महत्वपूर्ण निक्षेप कहाँ पर मिलेंगे आपको, घिया पत्थर या सोप स्टोन के जो महत्वपूर्ण निक्षेप जो है वो कहाँ मिलेंगे, उदयपुर और डूंगरपुर में। कहाँ पर मिलेंगे, उदयपुर और डूंगरपुर आदि में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कहाँ पर स्थित है? तो रामगढ़ बारां में स्थित है। तो झुंझुनू में रामगढ़ नाम का स्थान हो सकता है, लेकिन उल्कापिंड क्रेटर नहीं है। रामगढ़ शिखर की बात करें तो रामगढ़ राजस्थान का प्रसिद्ध रामगढ़ उल्कापिंड प्रहार क्रेटर बारां जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण भू वैज्ञानिक संरचना है। तो ये प्रश्न आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हमने सीट स्नातक 7/1/2023 शिफ्ट सेकंड के प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।